Which of the following is the main advantage of transmitting power over transmission lines on high voltage? यहाँ पे बोला है कि ट्रांसमिशन लाइन में पावर को हाई वोल्टेज पर क्यों ट्रांसमिट किया जाता है। तो देखिए, आई बराबर होता है पी बटा के भी कास फाई, मतलब कि आई जो है भी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि यदि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जो करंट है वह घटेगा, और जब करंट घटेगा तो ट्रांसमिशन लॉस आई स्क्वायर आर का मान कम होगा, तो एफिशिएंसी जो होगा बढ़ेगा। देखिए, तीन तरह की लाइन होती है। सबसे पहली होती है ट्रांसमिशन लाइन, जो जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक होती है। सब स्टेशन से जो लाइन निकलती है वह फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर तक जाती है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, और वहाँ से सर्विसमेंस की सहायता से जो होता है लोड तक लाइन जाती है। दिया है विच सिस्टम इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड फॉर ए जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज सिस्टम के द्वारा किया जाता है। सवाल दिया है इन ए 60 किलोमीटर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम द बेस्ट डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। मतलब 60 किलोमीटर से कम का अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन है तो वहाँ पे डीसी ट्रांसमिशन बेस्ट रहेगा। द कैपेसिटेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लेक्टेड इन केस ऑफ ए शार्ट ट्रांसमिशन लाइन। So the power is transmitted over transmission lines on high voltage. Both conductor cost is reduced and efficiency is increase. देखिए, I का मान सवाल दे कोरोना occurs between two transmission conductors when they have high potential difference। मतलब कि जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज हाई होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हाई होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हाई होगा तो जो एयर है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। और देखिए, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ब्रेक डाउन हो जाता है तो कोरोना इफेक्ट आता है। एन एंकर आर डाउन गाई यूज्ड एट द एंड्स ऑफ पोल लाइन्स इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस द पुल ऑफ द लाइन कंडक्टर इज जनरली नोन एज टर्मिनल गाई। सवाल दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रिटानिया टी जॉइंट यूज्ड ओवरहेड लाइन में। ब्रिटानिया टी जॉइंट को ओवरहेड लाइन में यूज किया जाता है। सवाल दिया वर्किंग वोल्टेज ऑफ मीडियम ग्रिड केबल्स इज 650 वोल्ट। सवाल दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस इज आर्मर्ड केबल यूज्ड अंडरग्राउंड सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज। क्योंकि देखिए, जो अंडरग्राउंड केबल होती है जब उसको बिछाते हैं तो उस केबल में क्रैक होने का, टूटने का तथा फिजिकली ख़राब होने का डर रहता है, इसीलिए उस पर आर्मरिंग देनी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली यूज आरसीसी पोल्स। हम देखते हैं गांव में जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होता है वह आरसीसी पोल जो होता है वे लगे होते हैं। देखिए, न्यूट्रल इज ए सर्किट कंडक्टर दैट नॉर्मली कैरीज करंट बैक टू द सोर्स। मतलब जो न्यूट्रल कंडक्टर होता है वह जो रिवर्स करंट होती है, रिटर्न करंट होती है, उसके लिए पाथ प्रोवाइड करवाता है। महो रिले इज सुटेबल फॉर बोथ अल्ट्रा एंड एक्स्ट्रा वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। मतलब कि महो रिले का यूज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं जिसका वोल्टेज बहुत हाई होता है। ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जितना लंबा होता है उतना ही ज़्यादा वोल्टेज पर उसमें लाइन को ट्रांसमिट किया जाता है, ध्यान रखें। हाई वोल्टेज डीसी HVDC ट्रांसमिशन इज मेनली यूज्ड फॉर बल्क पावर ट्रांसमिटेड ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए, HVDC ट्रांसमिशन लाइन का यूज
वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दूरी पर पावर को ट्रांसमिट करना होता है। द साइज ऑफ न्यूट्रल वायर एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ लाइन वायर शुड बी इन केस ऑफ सिंगल फेज सप्लाई इक्वल। मतलब कि सिंगल फेज सप्लाई में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों का साइज सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम करंट कैरी करते हैं। सिंगल फेज में एक तो फॉरवर्ड पाथ होता है, दूसरा रिवर्स पाथ होता है। सवाल दिया, 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम इज प्रेफर्ड एज कंपेयर टू सिंगल फेज एसी सप्लाई सिस्टम ड्यू टू हाई एफिशिएंसी। देखिए, सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं तो उसमें 2 तार की आवश्यकता होती है। तो इस तरह 3 ठो यदि सिंगल फेज बनाएंगे तो 6 ठो कंडक्टर की आवश्यकता होगी, जबकि 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम में केवल 3 ही कंडक्टर का यूज होता है। इसीलिए जो 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम है उसको प्रेफर किया जाता है। ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड ऑन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज वायर का ही सिर्फ यूज किया जाता है। द वोल्टेज लेवल ऑफ द सिंगल फेज सप्लाई टू रेजिडेंशियल कंज्यूमर इज 230 वोल्ट। द हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसमिशन। मतलब कि जनरेटिंग पॉइंट की जस्ट बाद जो हाई वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन होती है उसे प्राइमरी ट्रांसमिशन बोला जाता है। ए 30 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन कैरिंग पावर एट 33 किलो वोल्ट इज नोन एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज अर्थ कंडक्टर। If we used bundled conductor in extra high voltage transmission line, it will be increase effective radius and decrease the inductance। मतलब यदि बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं तो जो इफेक्टिव रेडियस है वह बढ़ता है तथा इंडक्टेंस का मान घटता है। द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर इन AC ट्रांसमिशन लाइन इज। देखिए, हम जानते हैं आई बराबर होता है P/V cos फाई, अर्थात कि क्रॉस सेक्शन एरिया प्रोपोर्शनल आई प्रोपोर्शनल 1/V तथा प्रोपोर्शनल 1/, पावर फैक्टर। मतलब कि देखिए, जब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है करंट के अनुपाती है, वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती है तथा पावर फैक्टर के भी व्युत्क्रमानुपाती है, तो तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वोल्टेज एंड प्रोपोर्शन ऑफ टू द करंट। बंडल कंडक्टर आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन एज इट हेल्प इन ऑब्टेनिंग बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, रिड्यूस इंडक्टेंस, रिड्यूस स्किन इफेक्ट। मतलब देखिए, बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ GMD का मान जो होता है वह GMR से ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि इंडक्टेंस कम होता है, और जब इंडक्टेंस कम होता है तो रिएक्टेंस भी कम होता है। जब रिएक्टेंस कम होता है तो देखिए Pmax जो पावर है वह ज़्यादा होता है तथा वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। जब वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, देखिए जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वह भी कम होता है तथा स्किन इफेक्ट भी कम होता है। If voltage is increased by n times the size of conductor would। देखिए, यदि I²R मतलब कि लॉस यदि कांस्टेंट है तब देखिए I²R का मान जो है कांस्टेंट होगा, यानी I2 का स्क्वायर R2 बराबर I1 का स्क्वायर इंटू R1। तो देखिए R2/R1 बराबर n², यानी कि देखिए कंडक्टर 1/n² टाइम रिड्यूस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर कंबाइंड
पावर एंड लाइटिंग लोड। कहने का मतलब यह है कि आपके पास पावर लोड भी है तथा लाइटिंग लोड भी है, तो उसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम। क्योंकि देखिए जो पावर लोड होता है उसे 3 फेज सप्लाई चाहिए, तथा जो लाइटिंग लोड है जैसे कि बल्ब, तो उसे सिंगल फेज की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम में सिंगल फेज का प्रोविज़न होता है, एक ठो फेज और एक ठो न्यूट्रल। इफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज ऑफ 310 किलोमीटर देन द लाइन इज कंसिडर्ड एज ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सवाल ये तो ट्रांसमिशन लाइन फीडिंग पावर ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रांसमिशन। मतलब कि मेन ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उनके दोनों तरफ जो वायर होता है उसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। ए बाईपोलर HVDC ट्रांसमिशन लाइन हैज 2 पोल्स, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। देखिए यहाँ पे बाईपोलर है इसीलिए एक ठो पॉजिटिव एक ठो नेगेटिव है। यदि यहाँ पे होमोपोलर बोलता तो दोनों नेगेटिव होता। तो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज इक्वल टू जेड नोड। देखिए लोड इम्पीडेंस जब कैरेक्टर इम्पीडेंस के समान होता है तब उसे इनफाइनाइट लेंथ लाइन बोला जाता है। जब लोड इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के समान होता है, मतलब ZL समान होता है Z0 के, अथवा ZIN बराबर Z0। देखिए उस समय VS बटा के IS बराबर Z नोड। Among the following statement which one is true? DC ट्रांसमिशन इज मोर एफिशिएंट। देखिए DC ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस कम होता है, जैसे कि कोरोना लॉस, स्किन इफेक्ट लॉस, ये सब नहीं होता है DC ट्रांसमिशन सिस्टम में। ट्रांसमिशन लाइन आर जनरली ऑपरेटेड एट 132 किलोवोल्ट टू 220 किलोवोल्ट। ट्रांसमिशन लाइन मतलब कि जो जनरेटिंग स्टेशन से शुरू होती है उसे ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है, और वो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट होती है, इसीलिए उसका वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा। द परमिसेबल वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन पावर सिस्टम PS इज ±3%। देखिए सामान्यतः 2% होता है, लेकिन 3% मान लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 99 किलोवोल्ट। बोलिए द परमिसेबल वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम सप्लाई टर्मिनल टू एनी पॉइंट ऑन द वायरिंग सिस्टम शुड नॉट एक्सीड, तो 2% + 1 वोल्ट। देखिए यहाँ पे वायरिंग सिस्टम का परमिसेबल वोल्टेज दिया हुआ है, न कि ट्रांसमिशन लाइन का। ट्रांसमिशन लाइन में परमिसेबल वोल्टेज वेरिएशन ±6% होता है, लेकिन वायरिंग सिस्टम में 2%। डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल इन इंडिया आर। देखिए 11 किलोवोल्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, तथा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 400 वोल्ट 3 फेज होता है। वोल्टेज यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रांसमिशन इज। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोला है, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में देखिए 440 किलोवोल्ट का वोल्टेज होता है,
जबकि देखिए 11 किलो वोल्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में तथा 230 वोल्ट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन पूछा है, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में 33 किलो वोल्ट वोल्टेज होता है। देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन में 440 किलो वोल्ट होता है। In any case where the height of transmission tower is increased, the line capacitance will decrease but line inductance remain unchanged। देखिए ट्रांसमिशन लाइन और अर्थ के बीच में एक ठो स्ट्रे कैपेसिटेंस होता है, और जब इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो ये इसका मान घटता है, लेकिन ध्यान रखें इंडक्टेंस अनचेंज्ड रहता है। A transmission line consists of which of the following distributed constant। देखिए ट्रांसमिशन लाइन में जो भी होते हैं, मतलब कि इंडक्टेंस, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस सभी डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, सीरीज एंड शंट कैपेसिटेंस सब डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सेम पावर AC लाइन रिक्वायर्स मोर कॉपर देन ए DC लाइन। देखिए AC में इसलिए ज़्यादा कॉपर की आवश्यकता होगी क्योंकि स्किन इफेक्ट होता है, और इसी स्किन इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इसको बंडल कंडक्टर के तरह बनाया जाता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा कॉपर की आवश्यकता होती है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ DC ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर AC ट्रांसमिशन सिस्टम। तो देखिए ऑल पॉइंट आर करेक्ट। DC सिस्टम इज इकोनॉमिकल, देयर इज नो स्किन इफेक्ट इन DC सिस्टम, मतलब DC सिस्टम में कोई स्किन इफेक्ट नहीं रहता है। तीसरा, कोरोना लिमिट्स आर हाईएस्ट फॉर DC सर्किट एज कंपेयर टू AC सर्किट। द हायर द वोल्टेज इन द ट्रांसमिशन लाइन, the current which will flow through the transmission line for a given power to be transmitted will be, मतलब कि पावर कांस्टेंट है, तो यदि वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट जो होगा वो घटेगा। सीरीज कैपेसिटर इन ट्रांसमिशन लाइन आर ऑफ लिटिल यूज व्हेन द लोड वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव रिक्वायरमेंट इज स्मॉल, मतलब कि जब देखिए रिएक्टिव पावर का मान यदि कम चाहिए होती है तो उस समय सीरीज कैपेसिटर का आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि ध्यान दें जो सीरीज कैपेसिटर होता है वह रिएक्टिव पावर देता है, तथा जब लोड को रिएक्टिव पावर चाहिए ही नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि सीरीज कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं होगी। For a 3-phase load balanced condition, each phase has the same value of impedance, resistance, power factor, all of the correct, मतलब सही के सही सब सही है। देखिए 3 फेज सिस्टम में यदि लोड बैलेंस हो तो उस समय जेड यानी जेड बराबर आर प्लस जे एक्स यह भी सेम होगा, तथा रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तथा यक्स मतलब कि रिएक्टेंस भी सेम होगा, तथा पावर फैक्टर भी सेम होगा, सब आइडेंटिकल होगा। व्हाट इज वोल्टेज स्वेल। देखिए वोल्टेज स्वेल किसे बोलते हैं, तो राइज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज फॉर फ्यू साइकिल्स, मतलब कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कुछ साइकिल के लिए भी बढ़ता है तो उसे वोल्टेज स्वेल बोला जाता है। करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन इज ड्यू टू कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। देखिए जो करंट नो लोड की स्थिति में फ्लो करता है उसे हम लोग लाइन चार्जिंग करंट बोलते हैं। यह जो चार्जिंग करंट है वह ट्रांसमिशन लाइन पर चार्ज को स्टोर करवा देती है।
देखिए फुल लोडेड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वह रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करती है। और देखिए लाइटली लोडिंग पे, मतलब कि यदि लोड कम है तो उस समय जो कैपेसिटेंस होता है वह ट्रांसमिशन लाइन पर डोमिनेट करता है। मतलब कि यदि लोड कम होगा, लाइटली लोडेड होगी, तो उस समय रिएक्टिव पावर ट्रांसमिशन लाइन जनरेट करती है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है वो डोमिनेट करता है। मतलब कि यदि फुल लोडेड होगा तो उस समय इंडक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन पे डोमिनेट करेगा, तो उस समय जो लोड होगा वह रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा। यदि लोड हल्का है तो उस समय कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइन पे डोमिनेट करता है, तो उस समय लोड जो होता है वो रिएक्टिव पावर देता है। देखिए जो एसी करंट होती है वह कंडक्टर में बराबर कभी नहीं बढ़ती है, तथा जो एसी करंट होता है वह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है, क्योंकि जो स्क्रीन इफेक्ट होता है वह फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ता है। सवाल है, एन एसी करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट्स नॉन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एंड इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज रिक्वायर मोर। देखिए पहला मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, दूसरा फास्टर कंट्रोल फॉर मिनिमाइजिंग द आर्किंग ऑफ कॉन्टैक्ट, तीसरा लार्जर कंट्रोल ऑफ मिनिमाइजिंग द आर्किंग ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए कि ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज, मतलब कि जब हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो उस समय आर्क जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा। मतलब कि देखिए हाई वोल्टेज, इसका मतलब कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आयनाइजेशन भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोले तो वायु का होगा, और जब ज़्यादा आयनाइजेशन होगा तो ज़्यादा खतरनाक आर्क उत्पन्न होगा। तो देखिए जब ज़्यादा आर्क उत्पन्न होगा तो वहाँ का जो जो स्विच गियर है वह ज़्यादा ख़राब होगा, तो उसका मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर देखिए वहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है उसको ज़्यादा जल्दी हटाना पड़ेगा, और जो आर्क है उसको क्वेंच करने के लिए, मतलब उसको बुझाने के लिए, मतलब कि जो कांटेक्ट होगा उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ओवरहेड लाइन में जनरली ACSR कंडक्टर होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सर्ज इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड 400 से 600 ओम तक होता है। देखिए ट्रांसपोजिशन इसलिए करते हैं ताकि सभी फेजेज बैलेंस हो जाएं, मतलब सभी फेजों का कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस समान हो जाए। देखिए यदि ट्रांसपोजिशन नहीं करते हैं तो अलग अलग कंडक्टर का पोजीशन अलग अलग होता है, जिससे उन कंडक्टर का म्यूचुअल GMD अलग अलग होता है, जिससे उनका कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस अलग अलग आता है और वह सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है। इफ द इंडक्टेंस ऑफ ए लाइन इंक्रीजेज ट्रांसमिशन कैपेसिटी विल डिक्रीजेज। देखिए इंडक्टेंस यल का मान जब बढ़ेगा तो जो रिएक्टेंस यक्स है उसका मान भी बढ़ेगा, और जब रिएक्टेंस का मान बढ़ता है तो पी मैक्स का मान जो होता है वह कम हो जाता है। सवाल दिया है, व्हाट इज द रिजर्व कैपेसिटी
If the maximum demand of generation of power is 50 megawatt, the load factor of plant is 60% and the plant capacity is 50%। देखिए हम जानते हैं लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटा के मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ पे देखिए लोड फैक्टर दिया है 60%, बोले तो 0.6 में। और देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड दिया है 50 मेगावाट। तो देखिए एवरेज लोड बराबर हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड गुणे के लोड फैक्टर, यानी कि 50 गुणे के 0.6 यानी 30 मेगावाट आ जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं जनरेशन स्टेशन का कैपेसिटी बराबर होता है एवरेज लोड बटा के प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, अथवा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटा के प्लांट का कैपेसिटी। तो यहाँ से देखिए प्लांट का कैपेसिटी निकालेंगे तो एवरेज लोड में प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो कि दिया हुआ है 50%, बोले तो 0.5, और एवरेज लोड का मान हम निकाले हैं 30 मेगावाट। तो 30 में 0.5 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 60 मेगावाट, यानी प्लांट का कैपेसिटी 60 मेगावाट है। अब देखिए रिजर्व कैपेसिटी बराबर होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। तो देखिए रिजर्व कैपेसिटी बराबर हो जाएगा प्लांट कैपेसिटी यहाँ पे 60 मेगावाट माइनस मैक्सिमम डिमांड 30 मेगावाट, यानी 60 माइनस 30 यानी 30 मेगावाट आंसर आ जाएगा रिजर्व कैपेसिटी। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड जो है 50 मेगावाट दिया हुआ है, अतः 60 माइनस 50 यानी 10 मेगावाट आ जाएगा आंसर। Which type of hydro power plants can be used as both base and peak load plant? मतलब कि बेस लोड प्लांट तथा पीक लोड प्लांट में कौन सा हाइड्रल पावर यूज होता है? तो देखिए स्टोरेज हाइड्रो टाइप पावर प्लांट जो होता है उसको बेस लोड प्लांट तथा पीक लोड दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। बोले तो यदि आप रिजर्वर बना कर रखे हैं तो यदि लोड ज़्यादा यदि बढ़ेगा तो आप ज़्यादा पानी छोड़ सकते हैं और आप अपनी पावर जनरेशन को बढ़ा भी सकते हैं। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए कैसा टैरिफ यूज किया जाता है? तो 2 पार्ट टैरिफ का यूज किया जाता है। देखिए जो 2 पार्ट टैरिफ है वह मैक्सिमम डिमांड तथा एनर्जी दो चीज़ों पर बेस्ड होते हैं। इंडस्ट्रियल यूजर के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम डिमांड है उस पर टैरिफ लगाया जाए, जबकि डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए यह ज़रूरी है कि सिर्फ फिक्स चार्ज लगाया जाए। दूसरा एनर्जी कंजप्शन पर टैरिफ लगाया जाए, मतलब जितना एनर्जी वह यूज कर रहा है। डोमेस्टिक कंज्यूमर में जो मैक्सिमम डिमांड है उस पर टैरिफ नहीं लगाया जाता है। सवाल यह है व्हेन ए गिवन ब्लॉक ऑफ एनर्जी इज चार्ज एट ए specified rate and the succeeding blocks of energy are charged at progressively reduced rates is called block rate tariff। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ब्लॉक के आधार पर टैरिफ लगाया जा रहा है तो ब्लॉक रेट टैरिफ होगा। Around the clock power supply is required for essential use। देखिए अराउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटा,
तो 24 घंटा सप्लाई किसे चाहिए? तो एसेंशियल यूज जैसे ट्रैफिक लाइट, इनको हमेशा पावर चाहिए होती है, इसीलिए एसेंशियल यूज है। मतलब कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता है, उन्हें 24 घंटे सप्लाई की आवश्यकता होती है। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग डिप्रिसिएशन चार्जेज? तो आंसर होगा हेल्सेस 50-50 फार्मूला। देखिए, डिप्रिसिएशन काउंट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, तीसरा सिंकिंग फंड मेथड। देखिए, डिप्रिसिएशन जो होता है वो इंडस्ट्री को कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि वह इंडस्ट्री के खर्चे में काउंट होता है। डिप्रिसिएशन मतलब कि यदि आपके एसेट, आपके सामान का यदि वैल्यू दिन पर दिन कम होता जा रहा है, तो अपने जेब के खर्चे से पैसा जा रहा है। सवाल दिया है इन पावर स्टेशन द कास्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर रिड्यूसेस मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन बोथ डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर इंक्रीज। देखिए, डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज होने का मतलब यह है कि सभी कंज्यूमर एक ही टाइम पे पावर का डिमांड नहीं कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे। कोई मॉर्निंग में डिमांड कर रहा है तो कोई शाम को, कोई इवनिंग में, कोई दोपहर को। इससे यह फ़ायदा होता है कि जो डिमांड होता है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए, जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो जो पावर प्लांट बना जाता है उसकी कैपेसिटी की कम ज़रूरत होती है। मतलब कि कम कैपेसिटी का पावर प्लांट बनाकर भी काम चलाया जा सकता है। सवाल दिया है इफ़ द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड इज 2.694 किलोवाट एंड द मैक्सिमम डिमांड एट एनी टाइम इज 0.9 किलोवाट, व्हाट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर इन पावर सिस्टम? देखिए, डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटे के मैक्सिमम डिमांड एट एनी टाइम। तो यहाँ से 2.69 बटे के 0.9 यानी 2.99 आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द एरिया अंडर डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय 24 आवर्स? तो इसका हो जाएगा एवरेज लोड। मतलब कि एरिया अंडर डेली लोड कर्व में यदि ड्यूरेशन से भाग लगाएंगे तो एवरेज लोड आता है। दूसरा सवाल, द रेशियो ऑफ ए पावर प्लांट्स एक्चुअल आउटपुट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू इट्स पोटेंशियल आउटपुट if it were possible for it to operate at full nameplate capacity continuously over the same period of time is known as plant capacity factor। मतलब कि कोई पावर प्लांट है, वह एक्चुअल में कितना आउटपुट दिया, उसका अनुपात उससे कि वह कितना आउटपुट पूरा प्लांट दे सकता था, मतलब कि कितने आउटपुट का बनाया गया था, उसके अनुपात को प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बोला जाता है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर एवरेज डिमांड गुणे के ड्यूरेशन बटे के कैपेसिटी गुणे के टाइम ड्यूरेशन। व्हाट इज द रीजन फॉर पावर जनरेटिंग प्लांट रिमेन इंटरकनेक्टेड? मतलब पावर जनरेटिंग प्लांट को इंटरकनेक्टेड क्यों रखते हैं?
इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, मतलब कि सप्लाई के रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। देखिए, पावर जनरेटिंग प्लांट को इंटरकनेक्टेड रखने से प्लांट की रिलायबिलिटी बढ़ती है। While estimating the cost of electrical work, what percentage of contingency expenses, material and labor cost are estimated? मतलब कि जब आप इलेक्ट्रिकल वर्क का कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं तो उस समय कंटिजेंसी ऑफ मटेरियल तथा लेबर कास्ट का को कितना एस्टिमेट किया जाता है, तो इसका हो जाएगा 3 से 5%। देखिए, लोड शेडिंग का मतलब होता है जैसे जो पावर होता है उसको जब काटा जाता है तो उसे लोड शेडिंग बोला जाता है। जैसे कि गर्मियों में यह होता है कि कुछ दिन लाइन नहीं आएगी तो उसे लोड शेडिंग बोला जाता है, और उसको इसलिए किया जाता है कि पीक डिमांड को कम किया जा सके। मतलब लोड शेडिंग इज डन टू रिड्यूस्ड पीक डिमांड। जैसे कि गर्मियों में दोपहर को बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है, इसीलिए कई जगह पे पावर को कट करना पड़ता है, जिसे ही लोड शेडिंग बोला जाता है। सवाल यह है, द टर्म सर्ज टैंक इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ पावर प्लांट? तो हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट। जैसे देखिए, पेन स्टॉक का यूज हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट में होता है, और जिसमें पेन स्टॉक का यूज होता है उसमें ही सर्ज टैंक होता है। सवाल दिया है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन जनरेटिंग स्टेशन टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ प्लांट गिव्स यूटिलाइजेशन फैक्टर। मैक्सिमम डिमांड बटे के कैपेसिटी ऑफ प्लांट कॉल्ड यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए, एवरेज लोड बटा के कैपेसिटी करेंगे तो उसे कैपेसिटी फैक्टर बोला जाता है। एवरेज बटा के कैपेसिटी बराबर कैपेसिटी फैक्टर। मैक्सिमम डिमांड बटा के कैपेसिटी बराबर यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए, द टैरिफ मोस्ट सूटेबल फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इज 2 पार्ट टैरिफ। जो बड़े इंडस्ट्रियल वाले कंज्यूमर होते हैं वहाँ पे 2 पार्ट टैरिफ लगाया जाता है। देखिए, पहले 3 पार्ट टैरिफ होता था, लेकिन हाफकिंसन वाले में उसने फिक्स चार्ज को मैक्सिमम डिमांड के साथ क्लब करके 2 पार्ट टैरिफ बना दिया। सवाल दिया है, एन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज ए डेली लोड पैटर्न ऑफ 2000 किलोवाट, 0.8 पावर फैक्टर फॉर 12 HRS एंड 1000 किलोवाट यूटिलाइजेशन पावर फैक्टर फॉर 12 आवर्स। द लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज डिमांड बटा के मैक्सिमम डिमांड। देखिए, एवरेज डिमांड निकालने के लिए जो होता है पावर जो होता है उसका समय में गुणा करके टोटल समय से भाग लगाते हैं। तो देखिए, पहले 12 घंटा के लिए 2000 यानी 2000 गुणे 12, दूसरे 12 घंटा के लिए 1000 किलोवाट यानी प्लस 1000 गुणे के 12। अब देखिए, इन सब में 24 का भाग लगा देंगे तो
एवरेज डिमांड आ जाएगा। और फिर देखिए इसमें टोटल यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड दिया है 2000, तो इसका आंसर 75% आ जाएगा। द लोड फैक्टर फॉर डोमेस्टिक लोड्स में बी टेकन एज 10 से 15%। डोमेस्टिक और लोड फैक्टर बहुत कम 10 से 15% आता है, क्योंकि देखिए उसका एवरेज लोड बहुत कम होता है जबकि मैक्सिमम डिमांड बहुत हाई होती है। सवाल दिया है ए जनरेटिंग स्टेशन सप्लाइज द फॉलोइंग लोड्स 15,000 किलोवाट, 12,000 किलोवाट, 8500 किलोवाट, 6,000 किलोवाट एंड 450 किलोवाट। द स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड ऑफ 22,000 किलोवाट। कैलकुलेट द डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटे के ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है तो सबको जोड़ लेंगे, यानी 15,000 प्लस 12,000 प्लस 8500 प्लस 6,000 प्लस 450, और इन सब में 22,000 जो कि मैक्सिमम डिमांड है उससे भाग लगा देंगे तो आ जाएगा आंसर, यानी 1.91 का आंसर आएगा। इफ द पावर फैक्टर इज हाई देन द कंज्यूमर मैक्सिमम के भी डिमांड डिक्रीजेज। देखिए यदि पावर फैक्टर हाई है तो मैक्सिमम डिमांड केवीए के लिए जो होगा वह घटेगा, क्योंकि एवरेज पावर बराबर होता है पी बटा के पावर फैक्टर। सवाल दिया है द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड हिज डेली एनर्जी कंजप्शन इज 20 यूनिट्स, हिज लोड फैक्टर इज। देखिए यहाँ पे एवरेज लोड का मान हो जाएगा क्योंकि डेली वह 20 यूनिट कंज्यूम करता है, तो 24 घंटा में 20 किलोवाट तो देखिए 1 घंटा में 20 बटा के 24, यानी कि एवरेज लोड का मान 20 बटे के 24, और इस एवरेज लोड में मैक्सिमम डिमांड 2 किलोवाट का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 41.6%। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैरिफ इज 3 पार्ट टैरिफ। तो 2 हर्टी रेट टैरिफ को 3 पार्ट टैरिफ बोला जाता है। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज रेटेड एज 220 वोल्ट 5 किलोवाट AC हियर द वैल्यू 220 वोल्ट रेफर्स टू RMS वैल्यू। देखिए AC सिस्टम में जो नेम प्लेट पर वैल्यू लिखी जाती है वह RMS वैल्यू होती हैं, ध्यान रखें। इन लोड फ्लो एनालिसिस द लोड कनेक्टेड एट ए बस इज रिप्रेजेंटेड एज कांस्टेंट रियल एंड रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द बस। सवाल दिया है लोड फ्लो एनालिसिस में अगर एक बस पर लोड कनेक्टेड होता है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आंसर होगा रियल और रिएक्टिव पावर के आधार पे। इन हाई पावर लाइन्स द पावर इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज लेवल एंड लो करंट। सवाल में बोला है कि हाई पावर लाइन्स में पावर किस पे ट्रांसमिट की जाती है। तो यह हम जानते हैं कि वोल्टेज हाई होना चाहिए तथा करंट लो होना चाहिए। इन ट्रांसमिशन लाइन द वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव whenever receiving end voltage VR greater than the sending end voltage। क्योंकि देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम जानते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है मॉड ऑफ VS माइनस मॉड ऑफ VR, इन सब के बटा में मॉड ऑफ VR। यहाँ पे VR जो है रिसीविंग एंड का वोल्टेज है तथा VS जो है सेंडिंग एंड का वोल्टेज है। तो देखिए यहाँ पे रिसीविंग एंड का वोल्टेज जब ज़्यादा होगा सेंडिंग एंड से तभी वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा, मतलब कि अच्छा होगा। स्किन इफेक्ट ओनली नोटिसेबल एट हाई फ्रीक्वेंसी। स्किन इफेक्ट को हाई फ्रीक्वेंसी पर ही देखा जा सकता है। If X is the allowable voltage variation in transmission and distribution systems and determine the value of X plus minus 10%. The skin effect of the conductor increases the effective value of resistance of the conductor। देखिए स्ट्रैंडेड वायर आर मेनली यूज्ड टू, मतलब कि हम सॉलिड कंडक्टर से स्टैंडर्ड कंडक्टर की तरफ क्यों गए, क्योंकि रिड्यूस स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ए लॉसलेस लाइन इज कॉल्ड सर्ज इम्पीडेंस। If diameter of each conductor of a transmission line is small d, then the diameter of n layer stranded conductor will be कोष्टक में 2 की पावर n माइनस 1 इंटू डी। सवाल दिया है कि ट्रांसमिशन लाइन के प्रत्येक कंडक्टर का डायामीटर स्मॉल डी है, तब n लेयर वाले स्टैंडर्ड कंडक्टर का डायामीटर कितना होगा, बड़ा वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू डी। इफ वी रिप्रेजेंट द कंडक्टर डायामीटर बाई स्मॉल डी, स्किन इफेक्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। मतलब कि यदि कंडक्टर का डायामीटर स्मॉल डी है तो स्किन इफेक्ट डी स्क्वायर के अनुपाती होता है। सवाल दिया है एन ओवरहेड लाइन हैविंग सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 500 ओम इज कनेक्टेड विथ एन अंडरग्राउंड केबल ऑफ सर्ज इम्पीडेंस 150 ओम इफ ए सर्ज ऑफ 70 किलो वोल्ट travels from line toward the cable junction, the value of transmitted voltage wave at the junction। देखिए VT बराबर होता है V कोष्टक में 2 इंटू ZL बटे के ZL प्लस ZC। यहाँ पे देखिए ZL का मान 150 दिया हुआ है तथा ZC का मान यहाँ पे 500 दिया हुआ है। ZC सर्ज इम्पीडेंस है तथा ZL अंडरग्राउंड केबल का
सर्ज इम्पीडेंस है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 70 गुणे के 2 गुणे के 150 बटा के 650, यानी 32.3 किलो वोल्ट आ जाएगा आंसर। द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ ए पावर स्टेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाई इंट्रोड्यूसिंग सीरीज कैपेसिटेंस। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए सीरीज कैपेसिटेंस लगाते हैं, इससे रिएक्टेंस कम होता है तथा पी मैक्स का मान जो होता है वह बढ़ता है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन आइडियल रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज मेजर्ड टू बी इक्वल टू 0%। आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन में जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन वह 0 होता है। फॉर हायर वोल्टेज 3 फेज ट्रांसमिशन नो न्यूट्रल वायर इज यूज्ड। मतलब कि ट्रांसमिशन में यदि हाई वोल्टेज 3 फेज होता है तो वहाँ पे कोई न्यूट्रल वायर नहीं यूज करते हैं। द नंबर ऑफ कंडक्टर्स in a double circuit transmission line is 1 earth conductor along with 6 conductors। डबल सर्किट लाइन में हर एक फेज के 2 कंडक्टर होते हैं, अतः 6 कंडक्टर तथा 1 अर्थ वायर। इन ए 3 फेज 4 वायर केबल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर इज हाफ द फेज कंडक्टर। लेकिन सिंगल फेज लाइन में अर्थ कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर तथा फेज कंडक्टर दोनों की एरिया समान होता है।